साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली एनसीआर की हॉट सीट कही जाने वाली गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पर धीरे धीरे चुनाव खुलने की तरफ बढ़ चुका है। नामांकन की जो तिथि है वह भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के ऊपर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा के अंदर जो एक बहुत ही निर्णायक वर्ग है, जिसको हम बायस ग्रुप कहते हैं, उसके द्वारा भी अपनी समस्याओं को लेकर पिछले एक दशक से अपनी आवाज को उठाया जा रहा है, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से एक आवाज उठी है कि बायस ग्रुप के द्वारा भी चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा। इसके लिए बायस की समस्या को उठाने वाले नेफवा ग्रुप की तरफ से यह आवाज उठी है, चर्चा चली है और आज इसको लेकर के एक बैठक भी हुई है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बायस ग्रुप की तरफ से जो अपना उम्मीदवार उतारा जा रहा है, उसको लेकर के क्या संभावना है, किस स्थिति में उम्मीदवार उतारा जा रहा है और क्या संदेश ये देना चाहता है नेफवा जो संगठन है, और इसके साथ साथ जीत की क्या संभावना है। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में है नेफवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार जी। अभिषेक जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार देवेंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी। जी अभिषेक जी, मैं एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट है, यहाँ पर बायर्स एक इतनी महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में है कि जहां पर यह वर्ग मतदान करता है, परिणाम उस दिशा में मुड़ जाता है। हमने देखा पिछले कुछ साल के रिजल्ट में जो एक दशक में चुनाव हुए हैं, विभिन्न पार्टियों के लिए बायर्स ने मतदान किया है, लेकिन पिछले दो चुनाव देखने में आया है कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग बायर्स के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में किया है, उसके बाद अब इस चुनाव में बायर्स विशेष रूप से नेफवा जो है, नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन जो है, अपना उम्मीदवार उतारने की बात कर रहा है। तो ऐसी क्या स्थिति आई है कि अब नेफवा को भी एज एक सामाजिक संगठन के स्थान पर राजनीतिक संगठन की तरफ बिहेव करना पड़ रहा है। देवेंद्र धन्यवाद, आपने हमें अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया और मैं बायर्स की बात आप तक पहुंचा सकूं, आपके माध्यम से पहुंच सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा। 2011 में 2011 से पहले कोई भी बायर संगठन नहीं हुआ करता था। घर खरीदारों की समस्या सुनने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं होती थी, क्योंकि अथॉरिटी कहने को तो थी ग्रेटर नोएडा नोएडा अथॉरिटी, लेकिन घर खरीदारों की समस्या कहीं भी नहीं सुना जाता था। मैं भी एक पीड़ित घर खरीदार था। 2010 में मैं भी घर खरीद कर फंस चुका था। जब हम अपनी समस्या लेके कहीं भी जाते थे तो कहा जाता था आप कोर्ट चले जाइए। पता है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोर्ट में कितना लंबा समय लगता है। हम लोग इन सब चीजों को अपने घर में, अपने गांव में देख चुके हैं। हमें लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक खामियां है, हमें एक संगठन बनाना चाहिए। 2011 में हम लोगों ने संगठन बनाया। आज 2024 है और ये देश की सबसे बड़ी बायर संगठन है। ये संगठन ने इतनी काम की है नेफवा ने, इन नेफवा की वजह से रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आया। मैं खुद ही रियल एस्टेट बिल का ड्राफ्टिंग कमेटी में मैं रहा हुआ हूँ। हमने उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 को इम्प्लीमेंट करवाया। अभी लिफ्ट एक्ट में हमारी अहम भूमिका रही। अमिताभ कांत जी की कमेटी आई जो बायर्स की समस्या की समाधान पे जो बनी कमेटी बनाई गई, तो उस कमेटी का मैं पार्ट था। तो आप ये देखिए, संगठन ने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी धरातल पे जो समस्याएं हैं, जो हमें जो कह सकते हैं, जो पिछले 2010 से 11-12 में लोग लगातार मिला था, उसका समस्या का समाधान आज भी नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, सहूलियत भी दी, लेकिन बिल्डर्स आगे नहीं आए। अब बिल्डर्स आगे नहीं आ रहे हैं, अब बिल्डर्स के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है ताकि बिल्डर्स आगे आए। ये काम हमारे जनप्रतिनिधि का था, ये काम हमारे प्राधिकरण के अधिकारियों का था कि वो बिल्डर्स के अथॉरिटी कराए। आप देखिए, मैं जानता हूं कि आप जमीनी स्तर के पत्रकार हैं। आप देवेंद्र जी, मैं आपको सालों से जान रहा हूं। आप खुद एक सर्वे कर लीजिए कि कितने घर खरीदार परेशान हैं, जो ये दावे किए जा रहे हैं कि समस्या का समाधान हो गया है। नहीं हुआ। अगर समस्या का समाधान हो जाता तो आज जो सभी सोसाइटी में जो पोस्टर लग रहे हैं, वो पोस्टर नहीं लगे रहते। आप जाके मिलिएगा, वो उन्हें कोई लगाने के लिए नहीं बोला है, वो उनका दर्द है। जो पोस्टर लगा रही है उनका दर्द है। बयान क्या, वो आपको बता रहे हैं कि आप हमें हमारी समस्या का समाधान करिए, नहीं तो मैं वोट ही नहीं करूंगा।
वो कह रहे हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए, मैं आपको वोट करूंगा, नहीं तो मैं वोट नहीं करूंगा। वो आपसे नाराज है और आपको उनकी नाराजगी को समझना होगा। लेकिन कहते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, वो एसडीएम को डीएम को आगे करके उनकी पोस्टर उतरवा रहे हैं। अरे लोकतंत्र है, थोड़ी लोकतंत्र में सबकी आजादी है। आप लोग उनकी पोस्टर बैनर उतरवा दीजिएगा और उसी में से कोई बायर्स खड़ा होकर कल चुनाव लड़ लेगा तो किससे ज्यादा आपको नुकसान होगा? पोस्टर लगाने से ज्यादा नुकसान होगा या जो बायर्स खड़ा होकर चुनाव लड़ लेगा उससे नुकसान होगा? ये आपको तय करना होगा। तो यही है देवेंद्र जी की बायर्स की समस्याओं को मैंने आपको आगे रखा। बाकी मैं जिस शहर में मैं जहां पे रह रहा हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, आप देखिएगा यहाँ पर एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है। क्या हमारे जनप्रतिनिधि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं चलवा सकते हैं? यहाँ पर जाने के लिए आपको कैब के भरोसे रहना पड़ेगा, ऑटो में धक्के खा के जाना पड़ेगा। मेट्रो नहीं है। एनएमआरसी की बस चलती थी कोरोना से पहले, वो भी बंद हो गया कि एनएमआरसी की बसेस नहीं चल रही है। यहाँ तक कि इस एरिया में शमशान घाट नहीं है, सेक्टर 94 जाना पड़ता है लोगों को। और क्या बताऊं, पीने के लिए गंगा जल नहीं है, खेलने के लिए जो नोएडा स्टेडियम के नोएडा में नोएडा स्टेडियम है, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इतनी आबादी होती हुई यहाँ पे कोई मैदान तक नहीं है। कल्चरल प्रोग्राम के लिए रामलीला मैदान नहीं है। इतनी बड़ी सोसाइटी बसा दिया गया लेकिन कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई। सरकारी देखिए आपकी अस्पताल बात नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं है, सड़कें टूटी आपकी बात हुई है। तो हमें आपकी मिला बात क्या? ठीक है। हमें मिला सिर्फ फुट ओवर ब्रिज। 1 फुट ओवर ब्रिज पे इतनी ज्यादा खुश, मतलब बता दिया गया कि आप फुट ओवर ब्रिज पे बताइए, क्या एक विकसित शहर की पहचान सिर्फ 1 फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए था, अच्छा स्कूल होना चाहिए था, मेट्रो होनी चाहिए थी, जो नहीं है, जो बता के जो दिखा के भी मैं बेचा गया। आपको बताऊं, जी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों को सपने दिखा करके यहाँ बसाया गया, उनके सपनों को साकार करने के लिए उस स्तर पर प्रयास बिल्कुल नहीं हुए। और अगर कोई कहता तो ये बेईमानी है। अभी पीछे हमने यहाँ के जो वर्तमान सांसद थे, सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बात कहा कि जी ये समस्या जो है पूर्व की 2 सरकारों की है। यानी कि वो कहते 15 से 20 साल पहले ये समस्या है। हमारी सरकार आई है तो हमने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, समस्या समाधान की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि बीमारी पुरानी है तो एक झटके में नहीं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समाधान हो जाएगा। इस बात को हालांकि मैं भी मानता हूं कि यहाँ पर जिस स्तर की सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, जिस तरह के ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि समस्या पुरानी है, यहाँ पर नियोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा जो आज का वेस्ट है, ये इंडस्ट्री के लिए नियोजित जमीन थी। लेकिन जैसे यहाँ पर सरकार आई, सरकारों को यहाँ जमीन में अपना हित दिखा, उन्होंने अंडर टेबल या रातों रात यहाँ पे लैंड यूज चेंज करके बिल्डरों को बेच दी। ये लोग बताते हैं कि बिल्डरों को बेचते समय यहाँ के लेआउट को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। अगर इसको आप आवासीय सेक्टर बनाते, इधर आवासीय उसको वेस्ट को बना रहे थे, इंडस्ट्री की जगह रेजिडेंशियल बना रहे थे, तो आप इसके लेआउट को भी चेंज करते, सड़कें चौड़ी करते, यहाँ पर आप शमशान की जगह रखते, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस रखते, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को एडजस्ट करते, यहाँ पर आप स्कूल हॉस्पिटल रखते। तो क्या आप जो सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदे हैं उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं आप माननीय सांसद जी का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ। बहुत ही सरल व्यक्ति हैं और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेकिन जिस तरह नोएडा और बाकी जगह में उन्होंने विकास का काम किया, कहीं न कहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में उन्होंने नहीं किया। इसमें एक सच्चाई है। और जो उनका कहना है कि ये समस्या उन्हें विरासत में मिला है, लेकिन एक बात बताइए, क्या 10 साल में हम एक शहर में एक सरकारी अस्पताल नहीं ला सकते हैं? ये तो विरासत में, वो तो आपको, ये तो किसी ने बोला नहीं कि आप अस्पताल मत बनाइए, ये तो आपके हाथ में है। क्या हम एक सरकारी स्कूल नहीं ला सकते हैं? आपको बिल्डर्स को जमीन देने के लिए आपके पास जमीनें हैं, लेकिन अस्पताल बनाने के लिए आपके पास जमीनें नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या हमारे पास नियोजन, आप प्लानिंग कर सकते हैं सरकारी स्कूल का, सरकारी अस्पताल का, आप बस तो चला सकते हैं ना। मैं चलिए सब बातों को भूल जाता हूँ। आप तो बस चला सकते थे, जो आप सरकार वो भी नहीं चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी फेलियर्स रही है इस एरिया में। ये कहना बिल्कुल गलत है। विरासत में क्या मिला था? बिल्डर्स बायर्स का समस्या।
लेकिन आज घर खरीदारों को घर मिल गया है, मान के चल रहा हूँ मैं 80% 85% लोगों को घर मिल चुका है। लेकिन लेकिन इस समस्या का लेकिन ये समस्या अभी भी बनी हुई है कि उनको रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री कौन करवाएगा? रजिस्ट्री कराने की समस्या भी तो रजिस्ट्री तो सरकार के हाथ में है। आज जो उनकी रेवेन्यू लॉस हो रही है गवर्नमेंट की, वो रेवेन्यू तो होम बायर्स की रजिस्ट्री करने में आप मान के चलिए कि कम से कम तो 15,000 16,000 रुपया करोड़ रुपए की रेवेन्यू लॉसेस हैं। वो उन्हें तुरंत मिल जाएगी। तो ये तो सरकार के हाथ में है। हमारे सांसद जी को बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी बार घर खरीदारों की समस्या को संसद भवन में उठाया है। जहां तक मेरी जानकारी है वो एक बार उठाए हैं। हमने उन्हें अभिषेक 2 जी, बार चुना के बैठे आपकी 2 बात बार ठीक भेजा। है, ये बात आपने कही। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो बात कहते हैं कि हम लोग उस दिशा में प्रयासरत हैं, रिजल्ट देरी से आएंगे लेकिन आएंगे, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है, या जो बायर्स से या ग्रेटर नोएडा ईस्ट के लोगों से वादे किए थे उस दिशा में कुछ कार्य किए हैं? भले ये बहुत ज्यादा नहीं, जैसा कि ये कहते भी समस्या पुरानी है, देर से होगी, देर से उपचार होगा, लेकिन उपचार शुरू हो चुका है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समस्या का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला हूँ और उन्होंने हर बार हमारी समस्या को सुना है और उस दिशा में उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि आज घर खरीदारों को घर मिल चुका है। वो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से ही मिला है। लेकिन जो हमारे साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे जो भी समस्या था, घर खरीदारों को घर मिलना उन्होंने किया, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत उन्होंने बिल्डर्स को सहूलियत तो दी, लेकिन बिल्डर्स आगे नहीं आ रहे हैं। तो बिल्डर्स आगे कैसे आए, ये काम यहाँ के अधिकारियों को करना था। यहाँ के अधिकारी किसके सुनेंगे? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सुनेंगे। यहाँ पे बस नहीं चलता है। यहाँ पर मैं फिर आ रहा हूँ, स्कूल कॉलेजेस नहीं है, वो नहीं बना सकते थे, अभिषेक बना जी, सकते थे। आप ये पिछले समस्या एक सप्ताह विरासत में से नहीं था। ये समस्या विरासत में नहीं था। स्कूल नहीं होना, अस्पताल नहीं होना, ये सब विरासत मतलब मिलने वाला नियोजित किए जा समस्या नहीं है। सकते थे, ये हाँ, बाद में हाँ, नियोजित किए जा हाँ। इन्हें इन्हें बनाया जा सकता था। आप ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया, पुरानी सरकारें ने नहीं पहल किया, उन्होंने सिर्फ समस्या दिया। मैं इस बात को बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं आगे भी मानूंगा। अगर आप ये समझिए सरकार की अब लोगों की नाराजगी किन के प्रति है? लोगों की नाराजगी वर्तमान प्रतिनिधियों के प्रति है। हमने बिल्कुल उन्हें सही। वोट दिया, रिकॉर्ड तोड़ वोट पे जिताया। हर बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया और उन्हें जिताया। मैं आज भी सम्मान करता हूं उनका। लेकिन ये कब तक चलेगा? कब अभिषेक इसमें जी, पिछले एक सप्ताह से चर्चा थी कि नेफोवा अपनी समस्याओं को लेकर के खुद चुनाव मैदान में उतरेगा, और आज आपकी एक बैठक भी हुई है। बैठक में क्या चर्चा रही और क्या उसके ऊपर रणनीति है चुनाव को लेकर, क्या फैसला लिया गया है? देखिए, कई सारे बायर्स मेरे पे दबाव बना रहे हैं, कई सारे घर खरीदार मेरे पे दबाव बना रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए और हमारी समस्या को आगे आप, ताकि हम अपनी शक्ति को वहां दिखा सके, अपनी ताकत को वहां दिखा सके। मैं उनका सम्मान करता हूं, ये उनका प्यार है, उनका भावनाएं हैं मेरे प्रति। और मैं उनसे वक्त मांगा हूं एक दिन का कि आप मुझे वक्त दीजिए, क्योंकि मुझे भी अपने परिवार और सबको देख कर मुझे आगे फैसला लेना होगा। और आज हजारों की संख्या में बायर्स जुटे और कई बायर्स का लगातार मैसेज, फोन और कई जगह पोलिंग चल रही है कि अभिषेक कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनसे समय मांगा हूं, अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा तो हम तो जरूर एक दूसरे रास्ता पे जाएंगे। अभिषेक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक जो बायर्स थे उनके पास दो विकल्प थे, एक सामाजिक स्तर से संघर्ष करना, एक राजनीतिक। सामाजिक के तौर पर वह जो बायर्स के ग्रुप संगठन है जो उनके लिए कार्य करते हैं, जैसे आपका है, नेफोवा है, तो उसके साथ जुड़ करके वो अपना डिमांड उठाते थे, अपनी बात रखते थे। वही राजनीतिक जो स्तर था, राजनीतिक मंच पर वह विभिन्न राजनीतिक दलों को वोट देकर के, अपना समर्थन देकर के अपनी बात रखने के लिए कहते थे। लेकिन अब जब नेफोवा चुनाव में जाएगा तो ऐसी स्थिति में उनके पास विकल्प सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक होगा, या तो बायर्स नेफोवा के फिर वो किसी राजनीतिक दल को चुने। ऐसी स्थिति में अगर मैं प्रतिनिधि चुनाव में जाएगा तो ऐसी स्थिति में बायर्स के सामने सिर्फ विकल्प एक होगा, मैं या तो आपके हाँ राजनीतिक मैं दल आपके को सपोर्ट करे या तो मैं नेफोवा आप, को। तो मैं आपका आप प्रश्न इतने श्योर समझ है कि गया। बायर्स जितना आपको सपोर्ट अभी कर रहे हैं, मतदान में वोट भी उतना होगा नेफो के प्रतिनिधि के लिए? मैं आपका प्रश्न मैं बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है। और देखिए, मैं अभी इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, तभी मैंने एक दिन का समय लिया है। और जब हम मैदान में उतरेंगे तो पूरे दमखम के साथ उतरेंगे और हार की भावनाओं को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे।
और अभी हमें वक्त दीजिए, हम इस हमारी टीम और हम लोग बैठ के इस पे विचार कर रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सभी घर ये सब खरीदारों से संपर्क किया जा रहा है, सभी से बात की जा रही है। एक मिनट में अपना सवाल ऐड कर दूं इसमें। ये सवाल मैंने इस संदर्भ में भी पूछा है कि बीते विधानसभा चुनाव में बायर्स के ही एक संगठन के प्रतिनिधि ने चुनाव लड़ा था, जी, जी, बिल्कुल। और उस चुनाव में बायर्स का जो प्रतिनिधि था उनकी बहुत बुरी पराजय हुई थी। तो इस संदर्भ में मैंने पूछा था। दोनों में अंतर है, दोनों में काफ़ी अंतर है, तो ये जनता आप बायर्स के ऊपर छोड़ दीजिए और दोनों की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। दोनों संगठन आज कोई ज़मीन पे काम कर रहा है, कोई सिर्फ़ कागज़ों में काम कर रहा है, अंतर है दोनों पे। और जिन संगठन की बात कर रहे हैं आप, मैं उनके बारे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन लोकतंत्र में सबको हक है और सब प्रयास करें। जब किसी की बात नहीं सुनी जाएगी और उनका समाधान नहीं होगा तो कोई ना कोई रास्ता वो निकालेंगे। हार-जीत तो आगे देखा जाएगा, लेकिन अगर हम लोग नेफवा चुनाव लड़ेगी तो पूरी दमखम के साथ लड़ेगी, क्योंकि हमारे तो रजिस्टर्ड मेंबर्स ही हज़ारों में हैं और इसीलिए हमें इन सब चीज़ों से डर नहीं है कि हम हार जाएँ या जीत जाएँ। ये हमारे लिए कोई गंभीर बात नहीं है सोचना। अगर नेफवा का प्रतिनिधि चुनाव में आता है, जैसे कि आपके ऊपर दबाव था और आपके नाम की चर्चा है, तो अभी तक नेफवा बायर्स और शहरी क्षेत्र की समस्या को उठा रहे हैं। अभी नेफवा से है जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कटा हुआ है, तो इससे कैसे आप दोनों कैसे समझ करेंगे? नहीं, अभी हम सिर्फ घर खरीदारों की समस्याओं को लेके चल रहे हैं। अभी इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ग्रामीण समस्या पे भी काम करेंगे। आप हमें 2 दिन का और समय दें देवेंद्र जी, हम लोग इस पे तय कर लेंगे आगे हमें क्या करना है चुनाव के लिए। क्योंकि चुनाव के लिए सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि आप एक पक्ष सिर्फ शहरी मतदाताओं को लेकर चुने, क्योंकि ये तो एक सर्व परिवेश में चुनाव होना है। नहीं, आप बिल्कुल छोटी बड़ी देहात और शहरी सही बोल रहे हैं। आप गौतम बुद्ध नगर में एक देख लीजिए कि ग्रामीण समस्याओं का कितना समस्या का समाधान हुआ है। निश्चित तौर पे अगर इस शहर में कोई नए लोग आएंगे और उन्हें मौका मिलेगा तो मेरा मानना है कि ग्रामीण समस्या के ऊपर भी लोगों का ध्यान जरूर जाएगा। ये मानना है हमें, और हमें जब हम निकलेंगे तो हर जगह पहुंचेंगे, ग्रामीण लोगों के बीच में भी पहुंचेंगे और उनसे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पूर्व में जो सांसद थे उन्होंने ग्रामीण समस्या पे पहले काम कर लिया उसके बाद चुनाव लड़ा, ऐसा नहीं है। हमें उन्हें मौका मिला तब वो ग्रामीण समस्या पे काम किए या नहीं किए वो ग्रामीण के लोग ही बताएंगे। और अगर हम लोगों को मौका मिलती है, ग्रामीण लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो और हम कहीं ना कहीं अगर हम चुनाव लड़ने का फैसला लिए और जीत गए तो ग्रामीण निश्चित तौर पे एक एक समस्या का समाधान किया जाएगा। उस पर नेफवा चुनाव में उतरता है तो निर्दलीय उतरेगा, किसी पार्टी से बात चल रही है? नहीं, निर्दलीय लड़ेगा। पार्टी पे हम नहीं जा सकते हैं, किसी भी पार्टी को हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। 2 दिन बाद आपकी बैठक होनी है, आप कह रहे हैं 2 दिन बाद अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। जी हाँ, कल शाम तक, कल शाम या आपसे हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से हमारे व्यूअर्स को, क्षेत्र की जनता को और देशवासियों को जो लोकतंत्र का एक उत्सव शुरू हुआ है उसके लिए क्या संदेश देंगे? मैं बिल्कुल कहूंगा कि वो सोच समझ के फैसला लें और जो भी उनके लिए काम करेगा, जो उनके साथ खड़ा है दुख के घड़ी में, उनके साथ वो हमेशा खड़ा रहे। चुनाव लड़ने का सबको हक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और मैं यही उनके साथ कहूंगा कि वो अपने सूझबूझ के साथ चुनाव वोट डालते समय फैसला लें। बहुत बहुत अभिषेक जी, आपने हमसे जुड़ने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।